इस वीडियो में हम प्लूटो के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हमने जो सीखा उसकी रिवीजन करेंगे सोलर सिस्टम की एक सैर लेकर। तो चलो जानते हैं ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रहों के बारे में और क्यों प्लूटो को प्लैनेट के श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट के श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो को 1930 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो ने खोजा था। प्लूटो का नाम रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड प्लूटो के नाम से रखा गया था, जिसे एक 11 साल की ब्रिटिश लड़की वेनेशिया बर्नी ने सजेस्ट किया था। प्लूटो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। वो सिर्फ 2380 किलोमीटर्स वाइड है, जो कि अपने अर्थ के मून के 2/3 माना जा सकता है। प्लूटो काइपर बेल्ट में रिवॉल्व करता है। प्लूटो का एक दिन 153 आवर्स यानी ऑलमोस्ट 6 अर्थ डेज का होता है। उसे सन को रिवॉल्व करने में 248 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। इसका मतलब है कि प्लूटो अपनी 1930 की डिस्कवरी के बाद अपना पहला साल 2178 में पूरा करेगा। प्लूटो का एटमॉस्फेयर थिन है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लूटो के 5 मून है, जिसमें सबसे बड़ा है शेरॉन। प्लूटो की कोई रिंग नहीं है। वह एक बहुत कोल्ड प्लैनेट है जिसका सरफेस टेम्परेचर -230 डिग्रीज के आसपास रहता है। नासा का न्यू होराइजन एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जो प्लूटो के पास से गुजरा था। 2015 में न्यू होराइजन ने पहली बार प्लूटो की कुछ करीबी तस्वीरों को खींचा था। प्लूटो ब्राउनिश वाइट कलर का दिखता है। 1930 में डिस्कवरी के बाद 2006 तक प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 21st सेंचुरी की शुरुआत में टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी हुई जो प्लूटो के सिमिलर थे। जैसे कि 2003 में एरिस नाम का एक ऑब्जेक्ट पाया गया जो कि प्लूटो से बस थोड़ा सा ही छोटा था। इसके अलावा और कुछ प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि माके और हॉमे की भी खोज हुई। इसके कारण यह दिक्कत हुई कि अगर इसी तरह नए नए सोलेस्टियल बॉडीज का पता चलता गया तो प्लैनेट का नंबर तो बढ़ता चला जाएगा और प्लैनेट शब्द का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट का डेफिनेशन बदलने का निर्णय लिया। अब किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलवाने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहली, वो बॉडी सन की परिक्रमा करे यानी सन को रिवॉल्व करे। दूसरी, उसका शेप सर्कुलर हो यानी उसने अपने ग्रेविटी से अपने आप को राउंडेड शेप में रखा हो। देखो, रॉकी प्लैनेट्स तो अपना शेप इजीली नहीं बदलेंगे, लेकिन गैसियस प्लैनेट्स तो बदल सकते हैं। लेकिन अगर उनकी ग्रेविटी स्ट्रांग हो तो वो अपने आप को एक स्टेबल राउंडेड शेप में रखेंगे, और यही प्लैनेट होने का दूसरा क्राइटेरिया है। और तीसरा कि उसने अपने ऑर्बिट का स्पेस यानी अपना नेबरहुड क्लियर किया हो, यानी कि एक तो उसने अपनी ग्रेविटी से आजू बाजू के स्मॉलर बॉडीज को अपने आप में समा लिया हो, या फिर वो बॉडीज उसकी मून बन गई हो। प्लूटो ने पहली 2 कंडीशंस तो मीट की, लेकिन उसने अपने ऑर्बिट को अब तक क्लियर नहीं किया है और इसलिए उसे प्लैनेट श्रेणी से निकलकर ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ एरिस, माके, होमी को भी ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है सीरिस, तो उसे भी इसी समय ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। तब से सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स की यह भी एक नई कैटेगरी बन गई। तो अब सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के 3 कैटेगरीज हैं। पहला है प्लैनेट्स, जो ऊपर डिस्कस गए 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा है ड्वार्फ प्लैनेट्स, जो सिर्फ पहले 2 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं और किसी और ग्रह के सैटेलाइट्स नहीं है। और तीसरा है स्मॉलर सिस्टम बॉडीज, यानी कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट्स नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अब आपने सभी प्लैनेट्स और प्लूटो को अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलो एक सैर करते हैं अपनी सोलर सिस्टम की और इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम सोलर सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं तो कुछ इस प्रकार करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यह स्केल से नहीं है। सोलर सिस्टम के डिस्टेंसेस और साइजेस इतने विशाल है कि उन्हें कॉम्प्रहेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर प्लैनेट के साइज की बात की जाए तो साइज के अनुसार प्लैनेट्स का क्रम बनता है मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। इस स्केल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, जिसका साइज अर्थ के मुकाबले 11 टाइम्स है, और मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है जो कि अर्थ के लगभग 1/3 है अपनी साइज में।
इसमें हमने अर्थ के रेडियस यानी 6371.37 किलोमीटर्स को एक यूनिट माना है। अब साइज और डिस्टेंसेस दोनों को स्केल से एक साथ बताना इतने छोटे स्क्रीन में इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्केल्ड डिस्टेंसेस के साथ ये सभी प्लैनेट सिर्फ एक पॉइंट से दिखाई देंगे, जैसे हमें आसमान में दिखाई देते हैं। तो चलो इनके डिस्टेंसेस को एक अलग स्केल के साथ देखते हैं। सोलर सिस्टम के डिस्टेंसेस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज होता है। सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है यानी कि 14,95,98,000 किलोमीटर्स यानी ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स को एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं। ये डिस्टेंस इसलिए चुना गया है क्योंकि हमें डिस्टेंसेस का रिलेटिव विजुअलाइजेशन करना आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि रॉकी प्लैनेट्स रिलेटिवली एक दूसरे से करीब है, लेकिन जितना डिस्टेंस सन का पृथ्वी से है यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे पहला गैसियस प्लैनेट जुपिटर 5 टाइम्स दूर यानी 5 AU है। इसके बाद प्लैनेट्स की दूरी तेजी से बढ़ती जाती है। जितना जुपिटर सन से दूर है लगभग उतना ही सैटर्न जुपिटर से दूर है, और फिर जितना सैटर्न सन से दूर है ऑलमोस्ट उतना ही यूरेनस सैटर्न से दूर है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितनी पृथ्वी सन से दूर है उसके 30 गुना ज़्यादा दूर नेपच्यून है सन से। सन की लाइट अर्थ तक 8 मिनट्स 20 सेकंड्स में पहुंचती है और उसे नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे और 6 मिनट्स का समय लगता है। अगर आप प्लैनेट्स के डेंसिटी को देखें तो आप देख सकते हैं कि रॉकी प्लैनेट्स अंडरस्टैंडेबली डेंस है और गैसियस प्लैनेट्स की डेंसिटी कम है। वैसे तो इतने विशाल डिस्टेंसेस और साइजेस को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब आप सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के साइज और उनके डिस्टेंसेस का कुछ अनुमान लगाने में ज़रूर सफल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।